गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए जीएसटी का रिवीजन कर रहे हैं। आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था मॉड्यूल से। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके स्कैनर में पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में। 2018 मई में क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017, 5 मार्क्स का। आपको रिसिपिएंट की डेफिनेशन देनी है। रिसिपिएंट मतलब बायर को बताना है कि जीएसटी में बायर किसे माना गया है, वो आप पढ़ चुके हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी एक्ट 2017, unless the context otherwise require the term recipient of supply of goods or service or both means, जब तक कुछ और नहीं कहा जाएगा recipient का मतलब क्या होगा, where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, जहाँ पे consideration दे रहा है अगला बंदा आपको, जब आप कोई गुड्स या सर्विस देते हैं तो सामने वाला आपको consideration पे करता है, यानी समथिंग इन रिटर्न कुछ दे रहा है। द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, तो जो आदमी आपको कंसिडरेशन दे रहा है, चाहे काइंड में दे रहा है, कैश में दे रहा है, वो बंदा, वो पर्सन रिसिपिएंट माना जाएगा, बायर माना जाएगा जीएसटी में। बी, कई बार होता है कि कंसिडरेशन तो नहीं दे रहा अगला बंदा, उधार भी बेच ले कई बार अपन, पर वो बाद में दे देगा, तो जिसे आप गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं, जिसे गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं, वही बायर यानी रिसिपिएंट माना जाएगा। वे नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, जब कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है। द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, तो जिसको आपने डिलीवर किए हैं वो गुड्स और मेड अवेलेबल कराए हैं, और टू हुम पोजेशन, और जिसके अधिकार में है वो गुड्स और यूज, या फिर वो गुड्स यूज़ कर रहा है, ऑफ द गुड्स इज गिवन, जिसे आपने दिए हैं और मेड अवेलेबल कराए हैं। अभी सी पॉइंट सर्विसेज की बात करेगा। वेयर नो कंसिडरेशन पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ अ सर्विस, अगर आपने कोई सर्विस दी है पर अभी कंसिडरेशन पे नहीं हो रहा है, यानी पैसा बाद में मिल सकते हैं, उधार भी दे सकते हैं आप। द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर, तो आपने जिसे सर्विस दी है वो आदमी रिसिपिएंट माना जाएगा। एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम अ सप्लाई इज मेड, और जिसको सप्लाई दी है, शैल बी कंस्ट्रूड एज ए रेफरेंस टू द रिसिपिएंट, उसे रिसिपिएंट के संदर्भ में ही समझा जाएगा। ऑफ द सप्लाई एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट, इसमें एजेंट भी आएगा, एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट के बिहाफ पर एजेंट जो काम कर रहा है वो भी इसमें कवर्ड होगा इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ। नेक्स्ट 2018 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर प्रोविजन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, 5 मार्क्स का। आपको बताना है कि सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, वो आप पढ़ चुके हैं, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, द टर्म सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सभी तरह की सप्लाई आएगी इसमें, गुड्स की और सर्विसेज की और बोथ, सच एज सेल, चाहे आप सेल के नाम से किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, लाइसेंस पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, और डिस्पोज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मेड या तो आप कर चुके हैं ये चीज़ें, और एग्रीड टू बी मेड या करने का प्रॉमिस कर चुके हैं, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स, यानी बिजनेस के दौरान, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्लॉज डबल ए, द एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन, जो किसी पर्सन के द्वारा किए जाए, अदर देन इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, फर्म, क्लब, सोसाइटी, कंपनी की बात हो रही है, टू इट्स मेंबर, यानी कोई क्लब है, कोई सोसाइटी, वो अपने मेंबर को ही कोई सर्विस दे रहा है, कॉन्सिक्वेंट और वाइस वर्सा ले रहा है, फॉर कैश के बदले में, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, तो भी यहाँ पर माना जाएगा वो सप्लाई कर रहा है। एक्सप्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट, ये साफ साफ बताया गया है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, ये लाइन जब भी आती है इसकी कॉमे के बाद की जो लाइन है वो प्रिवेल करेगी, यानी कुछ भी किसी और कानून में लिखा गया हो, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये चीज़ प्रिवेल करेगी। फॉर द टाइमिंग फोर्स और एनी जजमेंट, डिक्री या कोई डिक्री आई है, ऑर्डर आया है कोर्ट का, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन। वैसे क्लब बना लिया आपने कुछ लोगों ने मिलके, क्लब बना के आप अपने आप को सर्विस दे रहे हैं। क्लब का काम क्या होता है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराना, जैसे दिवाली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, आप चंदा ले रहे हैं, क्लब बना लिया, एक चंदा इकट्ठा होगा, फिर वो मेम्बर्स को ही बेनिफिट के लिए यूज़ होगा। पर अगर वो इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट, ट्रस्ट हो गया, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब वगैरह, तो उन्हें सेपरेट माना जाएगा, यानी मेंबर अलग माना जाएगा, ट्रस्ट को अलग ट्रीट किया जाएगा, क्लब को अलग ट्रीट किया जाएगा। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड टू हैव टू सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इंटर सी ओवरऑल इंक्लूड होगा, शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, माना जाएगा अगर क्लब ने अपने मेंबर को सर्विस दी है, मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है।
बी पॉइंट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी सर्विस का फॉर अ कंसिडरेशन पैसे के बदले, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, चाहे आपका मोटिव उसे बिजनेस में इस्तेमाल करना हो या बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करना हो, यानी अगर कोई पर्सनल रीज़न के लिए भी आप कोई सर्विस इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में और उस पर कंसिडरेशन पे करते हैं तो आपको IGST पे करना होता है। आप पढ़ चुके इम्पोर्ट पे IGST चार्ज होता है। सी द एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में उन एक्टिविटीज़ के नाम हैं जो आप पढ़ चुके हैं जिन पे विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप काम करेंगे किसी के लिए तो आपको GST देना होगा। मेड, या तो वो काम आप कर चुके हैं और एग्री टू बी मेड या करने का प्रॉमिस कर चुके हैं विदाउट अ कंसिडरेशन, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड होगा। 2020 नवंबर में क्वेश्चन आया है विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, डिस्कस इन ब्रीफ व्हेन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं टू बी कंसिडर उसे सप्लाई माना जाता है, एंड व्हेन इट इज़ नॉट बी कंसिडर एज सप्लाई, उसे कब सप्लाई नहीं माना जाएगा आपको बताना है। तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं और चाहे पर्सनल पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं और कंसिडरेशन दे रहे हैं तो आपको GST देना होगा। और कौन सा GST रखते हैं? IGST, इंपोर्ट पे IGST चार्ज होगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, अगर आप कंसिडरेशन के बदले कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, वेदर और नॉट, देखिए चाहे बिजनेस के काम के लिए कर रहे हो चाहे पर्सनल, वेदर और नॉट इन द कोर्स, बिजनेस के दौरान कर रहे हो आप पर्सनल रीजन से कर रहे हो, और फर्दर बिजनेस चाहे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टू बी कंसिडर एज ए सप्लाई, उसे सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, अगर आप बिना पैसे की कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं इस डीम एज सप्लाई, तो आपने पढ़ा था इन दो कंडीशन में उस पर तब भी GST आपको देना होगा। शेड्यूल 1 में आपने पढ़ा था कि अगर विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो उन पर आपको GST देना होता है। तो यहाँ पे तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में पूछा गया। इन दो केसेस में अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं और फ्री में भी कर रहे हैं तो भी आपको GST देना होगा। फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सच इम्पोर्ट इज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, जो सेक्शन 25 अपने पढ़ा था रिलेटेड पर्सन, एक्सप्लेनेशन 15 में दे रखा था। जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में अगर कवर्ड है कोई पर्सन आपका इंडिया से बाहर है, वो पर्सन जैसे आपकी कोई ब्रांच है जो इंडिया से बाहर है, आप उससे कोई सर्विस ले रहे हैं तो सेक्शन 15 में जो एक्सप्लेनेशन था उसमें दे रखा था रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी कि जैसे एम्प्लॉय का रिलेशन है या आप सेम फैमिली के मेंबर हैं या आप एक कॉमन शेयर होल्डर है जिसके पास 25% उससे ज़्यादा की वोटिंग राइट वाले शेयर है एक्सेट्रा। तो अगर रिलेटेड पर्सन है आपका इंडिया से बाहर या कोई स्टैब्लिशमेंट है यानी होल्डिंग सब्सिडी कंपनी है और आप उससे कोई सर्विस ले रहे हैं इंडिया में तो आपको GST देना होगा, भले आप फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं। सच इम्पोर्ट इज़ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और वो बिजनेस के लिए और बिजनेस को बढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं। इन एंड केस एनी और बोथ ऑफ द टू कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, इन दोनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं होती है, यानी आप किसी अनजान आदमी से कोई सर्विस ले रहे हैं इंडिया में फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ GST लगेगा, कोई कंसिडरेशन नहीं है। द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पर इन दो ही केसेस पे आपको GST देना होगा। एक तो अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, पैसे दे के कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनल पर्पज़ के लिए कर रहे हो चाहे आप बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, आपको GST देना होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अगर आपका ही कोई स्टैब्लिशमेंट है, आपका ही कोई ब्रांच है और कोई पर्सन है जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है, जो एक्सप्लेनेशन 15 में दे रखी है GST में, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है, और अपने रिलेटेड पर्सन से आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, चाहे कंसिडरेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वहाँ कंसिडरेशन नहीं देखा जाएगा, पर रिलेटेड पर्सन होना चाहिए जिससे आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं और बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको GST देना होगा। इन दो केसेस में लगेगा सर्विस पे, इसके अलावा और किसी केस पे नहीं लगेगा। 2021 में क्वेश्चन हुआ है एक्सप्लेन द कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग बताइए एंड मिक्स सप्लाई का मीनिंग बताइए। इफ़ आपने पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई एक ऐसी सप्लाई होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज का एक कॉम्बो बनाकर आप कस्टमर को देते हैं और एक सिंगल प्राइस चार्ज करते हैं। इसके लिए मिक्स सप्लाई का मीनिंग भी होता है कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज का एक कॉम्बो बनाकर आप बेच रहे हैं, सप्लायर बेच रहा है और बायर से एक फिक्स प्राइस चार्ज कर रहा है, एक सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है, तो मिक्स सप्लाई होता है। बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कंपोजिट सप्लाई में आपने नेचुरली बंडल किया है, उन सर्विसेज गुड्स को एक नेचुरली तरीके से कॉम्बो किया है। नेचुरली बंडल का मतलब हुआ कि वो करना ही पड़ेगा कॉम्बिनेशन, अदरवाइज कस्टमर आपसे वो गुड्स परचेज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल टीवी, नया टीवी कोई खरीद रहा है तो रिमोट तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो रिमोट आपने जानबूझ के कॉम्बो थोड़ी बनाया, नए टीवी के साथ नए AC के साथ रिमोट तो देना ही होगा, तो वो कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल हुआ। मिक्स सप्लाई का एग्जांपल हुआ कैडबरी सेलिब्रेशन का पैकेट आता है मार्केट में जिसमें डिफरेंट चॉकलेट्स निकलती हैं, 5 स्टार, सेल, कैडबरी की टाइप,
तो वो मिक्स सप्लाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको 5 स्टार बेचनी है तो सिल्क चॉकलेट भी साथ में बेचनी पड़ेगी, तो वो मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल हुआ। यानी कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल होता है, और आप ये भी पढ़ चुके हैं कंपोजिट सप्लाई अगर होती है तो जो मेन प्रोडक्ट पर जीएसटी की रेट होती है उसी रेट से पूरे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की रेट लगाई जाती है। जैसे डिफरेंट मान लीजिए टीवी पर 10% है जीएसटी की रेट और रिमोट पे 5% है, तो 10% से पूरी वैल्यू पे लगेगा जीएसटी। यानी जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो मेन प्रोडक्ट है जिस पे दूसरी सप्लाई डिपेंड करती है, उस प्रिंसिपल सप्लाई पे जो जीएसटी की रेट है उसी रेट से आपको पूरे वैल्यू पर जीएसटी देना होगा। जबकि मिक्स सप्लाई में आपने क्या पढ़ा था, अगर आपने जानबूझ के कोई ऐसा कॉम्बो बनाया है जो नेचुरली बंडल नहीं है, यानी डिफरेंट भी खरीद सकता था कस्टमर, पर आपने जानबूझ के कॉम्बो बनाया है, तो फिर हाईएस्ट रेट अप्लाई होगी। यानी जिस प्रोडक्ट पर हाईएस्ट रेट है, जो कॉम्बो आपने बनाया है उसमें जो प्रोडक्ट है जिस पे हाईएस्ट जीएसटी की रेट है उसी रेट से पूरी वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ ट्रेडर लॉन्च अ पैकेज सेल फॉर मैरिज कंटेन डबल बेड, एक ट्रेडर है जो एक मैरिज पैकेज दे रहा है जिसमें डबल बेड आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा, वॉशिंग मशीन आएगी, वुडन वार्डरोब आएगी, एट अ सिंगल रेट, एक सिंगल प्राइस में बेच रहा है। तो पहली बात तो जानबूझ के कॉम्बो बनाए, साफ साफ पता चल रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता कि डबल बेड अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो वॉशिंग मशीन भी लेनी पड़ेगी, ये तो जानबूझ के कॉम्बो बनाया गया है। ही इज इशूइंग ऑफ इनवॉइस, वो बिल दे रहा है, शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली, हर गुड्स की वैल्यू वो सेपरेट दिखा रहा है। वेदर दिस इज केस ऑफ मिक्स्ड और कंपोज सप्लाई, क्या ये कंपोज और मिक्स सप्लाई का केस माना जाएगा? तो ऑब्वियसली ये कंपोजिट सप्लाई तो हो नहीं सकती, नेचुरली बंडल तो है नहीं यहाँ पर। कंपोजिट सप्लाई पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं वापस। कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजेस मतलब इंक्लूड्स ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टैक्सेबल गुड्स को और सर्विसेज या दोनों को आप कंबाइन करते हैं, और एनी कॉम्बिनेशन देर कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं विच आर नेचुरली बंडल, और आपने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। एंड सप्लाई इन कंजंक्शन विद ईच अदर, और एक के साथ दूसरी चीज़ देनी ही पड़ेगी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान। वन ऑफ विच इज़ प्रिंसिपल सप्लाई, जिसमें एक चीज़ प्रिंसिपल सप्लाई होगी, एक मेन प्रोडक्ट होगा। जैसे टीवी के साथ रिमोट देना ही पड़ेगा, ठीक है, पर टीवी मेन प्रोडक्ट होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा टीवी। मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, एक 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स को आपने कॉम्बो बना के बेच रहे हैं, गुड्स और सर्विस, और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन, आप साथ में दे रहे हैं विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन वही जिसके पास जीएसटी नंबर है वही तो देगा जीएसटी फॉर अ सिंगल प्राइस, और आप एक सिंगल प्राइस चार्ज करें। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, पर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं, यानी आपने जानबूझ के कॉम्बो बनाया है, साथ में देना ज़रूरी नहीं था। आइटम सच ए डबल बेड दे रहे हैं आप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड वुडन वार्डरोब आर नॉट नेचुरली बंडल, ये कोई नेचुरली बंडल कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं होता है कि डबल बेड खरीदने जा रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर भी देना होगा। एंड ऑल्सो द इनवॉइस फॉर द सप्लाई शो सेपरेट वैल्यू फॉर ईच आइटम, आप सेपरेट वैल्यू दिखा रहे हैं। द पैकेज इज नॉट सप्लाई फॉर अ सिंगल प्राइस, एक सिंगल प्राइस के लिए नहीं हो रहा, आप डिफरेंट प्राइस पर गुड्स को बेच रहे हैं। देयरफॉर सप्लाई ऑफ सच आइटम एज पैकेज विल नाइदर कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, ना तो ये कंपोजिट सप्लाई है और ना ही ये मिक्स सप्लाई, क्योंकि एक सिंगल प्राइस नहीं चार्ज कर रहे हैं आप, राइट। आप क्वेश्चन आपसे बोल रहा था आप सेपरेटली वैल्यू को शो कर रहे हैं। दस इसलिए द वेरियस आइटम ऑफ पैकेज विल बी ट्रीटेड एज बीइंग सप्लाई इंडिविजुअली, अब माना जाएगा आप अलग अलग ही बेच रहे हैं इन चीज़ों को, और अलग अलग जो भी रेट होगी उसी रेट से जीएसटी यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। नोट द क्वेश्चन इज स्पेसिफाई दैट द वेरियस आइटम आर सप्लाइड एट अ सिंगल रेट। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं कि आप एक सिंगल रेट पर, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिंगल रेट पर बेच रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, देखिए यहाँ पर डबल बेड है सिंगल रेट, द सिंगल रेट एक्सप्रेशन इज कंसिडर ए सिंगल रेट ऑफ टैक्स, यहाँ रेट टैक्स की रेट सिंगल मार्जिन इन द अबव आंसर। फर्दर द सिंगल रेट में ऑल्सो भी कंस्ट्रूड, सिंगल रेट को ऐसे भी समझा जा सकता है एज सिंगल प्राइस एज गिवन इन द बिलो मेंशन आंसर। अगर आप ये मानते हैं कि अगर ये जो, पर यहाँ पे तो नीचे अलग से मेंशन था क्वेश्चन में हिसाब से कि वैल्यू अलग अलग शो कर रहा है, पर कोई बच्चा कैसे ये एज्यूम करता है कि वो सिंगल रेट एक सिंगल प्राइस में बेच रहा है, तो उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तब वो मिक्स सप्लाई हो जाएगा। as single price as given the below mentions है, items such as double bed, refrigerator, washing machine and wooden wardrobe are not naturally bundled, जानबूझ के कॉम्बो बनाए गए हैं, नेचुरली बंडल नहीं है। therefore supply of such item as a package will not constitute composite supply, इसे composite supply नहीं माना जाएगा। further a single price has been charged for the package, आप एक सिंगल प्राइस ले रहे हैं, consequent to as a result यानी परिणाम स्वरूप supply of such item as a package will be treated mixed supply, से mixed supply माना जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
2023 मई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ है, लिस्ट एनी 5 एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स के नाम बताइए। स्पेस अंडर शेड्यूल थर्ड नेगेटिव लिस्ट पे है, यानी ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी नहीं लगता है जिन पर, ऑफ CGST 2017 विच शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई गुड, ना तो उन्हें गुड्स माना जाता है और ना ही सर्विस माना जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेट, डिटेल नहीं देनी आपको, केवल एक एक लाइन में एग्जाम्पल देने हैं 5। तो एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो उन्हें गुड्स माना जाएगा और ना ही सर्विस माना जाएगा, एज अंडर आप पढ़ चुके हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है तो वहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय एनी कोर्ट, कोई सर्विस दे रहा है, कोई ट्रिब्यूनल कोई सर्विस दे रही है, एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आप पढ़ चुके हैं जो गवर्नमेंट के एमपी एमएलए होते हैं जो सर्विसेज देते हैं, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगता। फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। Duties performed by any person who hold any post in pursuance of the provision of the constitution in that capacity। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई पोस्ट होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट है पोस्ट होल्ड करते हैं, तो वो कोई जीएसटी नहीं देंगे। ड्यूटीज़ बाकी तो बस 5 ही एग्जाम्पल थे, आप वैसे 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह आपने पढ़ा था कि सेल ऑफ लैंड कर, लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हैं, बनने के बाद तो कोई जीएसटी लगेगा। अगर बिल्डिंग बनने से पहले आप पैसे चार्ज करते हैं तो ये माना जाता है कि आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हैं, तब वो जीएसटी के दायरे में आएगी। और अगर बनने के बाद आप बिल्डिंग लैंड बेचते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता। इसी तरह आप पढ़ चुके हैं कि जो पादरी मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं, ये फ्यूनरल, दाह संस्कार, दफनाने की, मॉर्चरी, इन सब की सर्विसेज देते हैं और इन पे कोई जीएसटी नहीं लगता। इसी तरह एक्शनेबल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। केवल लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। 2023 नवंबर में क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स का, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। आपको बताना ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक, वास्को लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन अहमदाबाद गुजरात, हैविंग हेड ऑफिस लोकेटेड इन सिंगापुर। सिंगापुर में हेड ऑफिस है और आपने यहाँ पर इंडिया में भी एक ऑफिस खोल रखा है गुजरात में। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे पढ़ के रिलेटेड पर्सन हो गया, क्योंकि आपकी ब्रांच है जो इंडिया से बाहर है, वो होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है, सब्सिडी कंपनी भी हो सकती है। रिसीव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम हिज हेड ऑफिस, आप अपने हेड ऑफिस से कोई सर्विस दे रहे हैं। तो अभी आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फ्री में, शेड्यूल 1 में आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई सर्विस आप इंपोर्ट करते हैं अपने रिलेटेड पर्सन से, जो कि एक्सप्लेनेशन सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में कवर्ड है, रिलेटेड पर्सन, उनसे आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो, और बिजनेस पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भले फ्री में कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी देना होगा। तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि वो आपकी ही ब्रांच है, सिंगापुर में आपके ही हेड ऑफिस है जिससे आप इंडिया में सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। 2022 मई में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 4 मार्क्स का। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। आपको बताना है क्या ये जीएसटी के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे। ग्लोरी लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सेवा ट्रस्ट, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इट्स चैरिटेबल एक्टिविटी। आप कोई ट्रस्ट है वो उसके पास जाता है पैसे की मदद मांगने के लिए। ग्लोरी लिमिटेड डोनेटेड अ सम ऑफ ₹2 लाख टू सेवा ट्रस्ट, 2 लाख रुपए दान करता है ग्लोरी लिमिटेड। विद अ कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद अ कंडीशन, पर वो एक कंडीशन लगाता है दैट सेवा ट्रस्ट विल प्लेस अ होर्डिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द ट्रस्ट प्रीमाइसेस डिस्प्लेइंग पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय ग्लोरी लिमिटेड, कि आपको उसके नाम का विज्ञापन करना होगा, होर्डिंग्स लगानी होगी अपने गेट पर। तो इसी कंडीशन के साथ वो 2 लाख रुपए आपको दे रहा है। तो आपने पढ़ा था, ये अपने मॉड्यूल से आपको पढ़ाया था टॉपिक, कि अगर कोई ट्रस्ट है जिसे डोनेशन वगैरह मिलती है और सामने वाला कोई कंडीशन नहीं लगाता है तो माना जाएगा कि ट्रस्ट कोई सर्विस नहीं दे रहा, वहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर यहाँ पे ग्लोरी लिमिटेड कंपनी ने कंडीशन लगाई है कि तुम मेरे नाम का विज्ञापन करोगे, मेरे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करोगे, इससे वो 2 लाख रुपए देगा। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ट्रस्ट सर्विस दे रहा है और वो अगले बंदे से पैसे चार्ज कर रहा है, उसके नाम का विज्ञापन कर रहा है, तो ये सप्लाई माना जाएगा जीएसटी में। हाँ, अगर वो कंडीशन नहीं लगाता, अपनी इच्छा से ट्रस्ट एज ए ग्रेटिट्यूड उसका नाम लिख देता है, जैसे कई लोग लिख देते हैं पंखे पे, कुर्सी वगैरह कोई दान देता है, रेफ्रिजरेटर, कि उनके द्वारा डोनेशन दान किया गया है, बस इतना, इससे कोई विज्ञापन नहीं झलकता तो नहीं लगता जीएसटी। पर यहाँ तो साफ साफ कंडीशन लगाई गई है कि उनके नाम का आपको विज्ञापन करना होगा, तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा।
पढ़ देते हैं। एंड एक्टिविटीज़ क्वालिफाइड सप्लाई, कोई भी एक्टिविटी सप्लाई मानी जाती है अंडर जीएसटी ओनली इफ़, तभी मानी जाएगी इफ़ इट इज़ फॉर अ कंस्ट्रक्शन, पैसे के लिए की जा रही है वो एक्टिविटी, एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए की जा रही है। डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिलती है, ट्रीटेड एज कंसेशन, कंसेशन तब माना जाएगा, उस पैसे को, डोनेशन को कंसेशन मान लिया जाएगा, माना जाएगा कुछ के बदले कुछ है। ओनली व्हेन देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट, यानी जो ले रहा है डोनेशन उस पर बर्डन डाला गया है, एक ऑब्लिगेशन डाली गई है ऑफ द डोनेशन टू डू एनीथिंग, कि उसे उस डोनेशन के बदले कुछ करना होगा। Since in the given case में the display of products sold by donor Glory Limited in charitable organization premises aim at advertisement, ट्रस्ट का जो ग्लोरी लिमिटेड ने कंडीशन लगाई है उसका मोटिव है एडवर्टाइजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना बिजनेस का। इट इज़ सप्लाई, इसे सप्लाई माना जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस एंड दस क्वालिफाइड सप्लाई अंडर जीएसटी। लो यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे। सेकेंड पॉइंट, Mr. Swami of Chennai is working as a member or manager with ABC Bank. आप ABC Bank में मैनेजर हैं। He consulted Messrs. Jacob and Company of London. आप सर्विस दे रहे हैं Jacob and Company London में, and took it advice for buying a residential house in Mumbai. और आप एक मतलब आप दे नहीं रहे, आप अपने एडवाइस दे रहे हैं लंदन वाले Messrs. Jacob and Company London से एडवाइस दे रहे हैं, आपका एक रेजिडेंशियल हाउस बन रहा है मुंबई में, यानी एक आर्किटेक्ट सर्विस होगा, वो इंजीनियर होगा लंदन का, आप उससे एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। एंड पेड देम कंसल्टेंसी फ़ी, और आप उसे कंसल्टेंसी फ़ी दे रहे हैं 200 UK पाउंड फॉर दिस इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन उठते हैं जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, या पढ़ चुके हैं कि दो केसेस में सर्विस पे जीएसटी लगता है। एक तो नॉर्मल केस है कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, कोई भी सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हैं और कंसिडरेशन दे रहे हैं, फ्री में इंपोर्ट नहीं करें, कंसिडरेशन दे रहे हैं, अब चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हो चाहे पर्सनल पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हो, वहाँ पे जीएसटी लगेगा। और दूसरा केस था कि आपने पढ़ा था शेड्यूल 1 कि अगर कोई रिलेटेड पर्सन है जो इंडिया से बाहर है आपका, यानी आपकी कोई ब्रांच है और आप उससे कोई सर्विसेज ले रहे हैं इंडिया में और फ्री में भी ले रहे हैं और बिजनेस पर्पज़ के ले रहे हैं, तो जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे तो पैसा दे रहे हैं, साफ साफ लिखा हो, तो भले आप पैसा दे रहे हैं, तो चाहे पर्सनल पर्पज़ हो चाहे आपका ऑफिशियल पर्पज़ हो, यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। सप्लाई इंक्लूड इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, सप्लाई में इंपोर्ट करना भी आता है सर्विस का। फॉर अ कंस्ट्रक्शन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, चाहे आपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया हो या बिजनेस के लिए इंपोर्ट नहीं किया हो, यानी पर्सनल पर्पज़ भी हो सकता है। दस इसलिए इन द गिवन केस द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय मिस्टर स्वामी अमाउंट टू सप्लाई, से सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, भले ये बिजनेस के लिए नहीं किया गया है तब भी। 2023 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। आपको बताना है क्या ये जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 में या नहीं। अगर सप्लाई माना जाएगा तो ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी आपको 3-4 लाइनों में आंसर देना है। आप एग्जाम जब भी दें तो ये भी ध्यान रखें कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 10-15 लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत समरी टाइप में उस क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। Mr. Sonu from Chandigarh purchased a water cooler from Malhotra brother of Hoshiarpur for ₹25,000 to donate it to a temple situated in Hoshiarpur. एक मिस्टर सोनू ने एक वाटर कूलर खरीदा है और ये मंदिर में दान करेंगे। मिस्टर सोनू डायरेक्टेड मल्होत्रा ब्रदर टू एनग्रेव द वर्ड ऑन द वाटर कूलर डोनेटेड बाय मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ एंड डिस्पैच द वाटर कूलर डायरेक्टली टू द टेम्पल। और मिस्टर सोनू ने ये शर्त लगाई है, मतलब बोला है कि इसको मंदिर वालों को कि आप मल्होत्रा ब्रदर को, सॉरी मंदिर को नहीं, मल्होत्रा ब्रदर को बोला है जिससे वो कूलर ले रहे हैं कि वो इस पर दिखा दे कि ये जो कूलर है ये चंडीगढ़ के मिस्टर सोनू ने दिया है। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट, पहली बात तो ये एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा। एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा तब तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि मल्होत्रा ब्रदर को बोला है जहाँ से वो कूलर खरीदा, मंदिर वालों ने को उसके डोनेशन देने के लिए उसे मंदिर पे कोई शर्त नहीं लगाई है और यहाँ पे किसी केवल नाम लिखा है उसका, राइट। उसके कोई बिजनेस या प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, उससे कहीं नहीं लगता कि वो अपने प्रोडक्ट का अपने बिजनेस का विज्ञापन कर रहा है, तो माना जाएगा मंदिर यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है और ये सप्लाई नहीं माना जाएगा और ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा।
अब ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आए पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। अब वापस हाउ टू डिस्टिंग्विश वेदर पर्टिकुलर सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, कैसे पता चलता है कि एक चीज़ गुड्स मानी जाएगी सर्विस। तो शेड्यूल सेकंड आप पढ़ चुके हैं जीएसटी में। शेड्यूल सेकंड इस बात पर है कि उसमें एक लिस्ट दी है, या तो उसे गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा। द शेड्यूल सेकंड अपेंडेड टू CGST 2017 में जो दिया गया इन लिस्ट, उसमें एक लिस्ट जोड़ी गई है। द एक्टिविटीज़ विच आर टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जिन्हें गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वन में रेफर शेड्यूल सेकंड रेफर करना होगा विद रेफरेंस टू सेक्शन 7 टू क्लासीफाई वेदर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, की उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट कंस्टिट्यूशन लायबल टू टैक्स, शेड्यूल 1 की बात करें। आप शेड्यूल 1 पढ़ चुके हैं कि शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज़ के नाम है कि अगर आप ये काम फ्री में भी करेंगे तो भी आपको जीएसटी देना होगा। द एक्टिविटीज़ इन्यूमरेटेड, जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं इन शेड्यूल 1 या स्केड्यूल 1 में, विल क्वालिफाई, उन्हें माना जाएगा एज ए सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसेशन, भले आपने फ्री में भी किया हुए काम। अकॉर्डिंगली सच सप्लाइज इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन आर लायबल टू टैक्स, भले कंसिडरेशन नहीं है फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। टू इलस्ट्रेट फॉलोइंग आर द एक्टिविटी विच विल क्वालिफाई सप्लाई, इन्हें सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग इन एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, भले कंसिडरेशन नहीं है, एंड इवेंचुअली एज ए रिजल्ट वुड बी लायबल टू टैक्स, और आपको जीएसटी देना होगा। फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ चुके थे कि अगर आप कोई बिजनेस के एसेट परमानेंट किसी को ट्रांसफ़र करते हैं जिस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं तो फिर आपको जीएसटी देना होगा। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल ऑन सच असेट, अगर आप आईटीसी ले चुके हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और आपने पढ़ा था रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो भी जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ रिलेटेड पर्सन, जो सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में दे रखे हैं, उन रिलेटेड पर्सन को आपस में आप एक दूसरे को दे रहे हैं। और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 25 में, जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में या किसी दूसरे स्टेट में आप अपनी ब्रांच खोलते हैं तो आपको सेपरेट जीएसटी नंबर लेना होता है। तो भले आप अपनी दूसरे स्टेट वाली ब्रांच से सामान ले रहे हैं फ्री में, तभी आपको जीएसटी लेना होगा, क्योंकि जीएसटी में उसे डिस्टिंक्ट पर्सन यानी सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है। व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर आप ऐसा कर रहे हैं, प्रोवाइडेड, ये बात ध्यान में देने की है, दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, आप पढ़ चुके हैं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक साल भर में 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट देता है तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा। अगर 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को तो जीएसटी नहीं देना होगा। प्रोवाइडेड दैट, ये बात ध्यान में देने की, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं है इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा था कि अगर आप प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है तो प्रिंसिपल जब एजेंट को देगा और एजेंट जब प्रिंसिपल को देगा तो भी जीएसटी लगेगा। बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई, जहाँ पे एजेंट सप्लाई करेगा गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल के बिहाफ पर। बी पॉइंट, बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, अब एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी पहले एजेंट ने खरीदा किसी से फिर वो प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है सामान तो भी जीएसटी लगेगा। यानी एक बाइंग एजेंट होता है, एक सेलिंग एजेंट होता है, पढ़ चुका है। बाइंग एजेंट जो पहले आपसे खरीदेगा और फिर आगे बेचेगा वो बाइंग एजेंट कहलाता है, जीएसटी में वो भी देगा जीएसटी। और दूसरा होता है सेलिंग एजेंट, जो पहले किसी से लेके आएगा फिर आपको देगा, तो सेलिंग एजेंट वो भी जीएसटी के दायरे में आएगा। फोर्थ आप पढ़ ही चुके हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप इंडिया के बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं अपने रिलेटेड पर्सन से तो फिर वहाँ पर जीएसटी देना होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, के दौरान बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वेदर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट टैक्सेबल, क्या आप दूसरे स्टेट में जो आपकी ब्रांच है आप उसे गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, भेज रहे हैं तो भी जीएसटी देना होगा, बिल्कुल देना होगा। आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 25 में कि जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में आपकी ब्रांच है या ऑफिस है और आप आपस में भी एक दूसरे को सप्लाई करेंगे, भले फ्री में स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिर भी जीएसटी के दायरे में आएगा, क्योंकि जीएसटी नंबर सेपरेट हो जाता है। In terms of section 25 subsection 4 of the CGST Act, every person is required to obtain separate registration, आपको separate registration लेना पड़ता है for every branch, हर branch के लिए located जो कि situated in different state और union territory में, and shall be treated as distinct person, और आपको different treat किया जाएगा, यानी माना जाएगा वो दूसरे बंदे की branch है
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी टैक्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ गुड्स स्टॉक ट्रांसफर टू अ ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट, भले आप अपने स्टेट के बाहर अपनी ब्रांच को सामान भेज रहे हैं, वुड क्वालिफाई सप्लाई से सप्लाई माना जाएगा। लाइबल टू टैक्स, इस पर टैक्स लगेगा इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 2 ऑफ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 में आ जाएगा ऑफ CGST एक्ट। फर्दर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अ ब्रांच और यूनिट लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट, अगर आप एक ही स्टेट में सामान सप्लाई कर रहे हैं तब तो नहीं लगेगा अगर एक ही नंबर ले रखा है। पर आपने पढ़ा था अगर एक ही स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है सामान और आपने डिफरेंट GST नंबर ले रखा है, वैसे कंपल्शन नहीं है, चॉइस होती है, एक स्टेट में एक GST नंबर से भी काम चल जाता है। पर अगर आपने डिफरेंट नंबर ले रखा है, दूसरी शहर वाली ब्रांच के लिए दूसरा GST नंबर ले रखा है, तो वहाँ पर भी फिर GST लगेगा। विद इन द सेम स्टेट हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वुड ऑल्सो भी लायबल टू टैक्स, आपको टैक्स देना होगा। सिंस बोथ सच यूनिट, सप्लाइंग यूनिट यानी जो सप्लाई कर रहा है सामान, बेच रहा है, रिसीव यूनिट, वुड क्वालिफाई डिस्टिंक्ट पर्सन, डिफरेंट माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। वेदर गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल ऑल्सो क्वालिफाई सप्लाई, आप पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड माना जाता है GST में, पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन जहाँ पे होता है वहाँ शेड्यूल 3 लग जाता है। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट पे है कि अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विस देता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उस पर कोई GST नहीं लगता। हाँ, एक एक्सेप्शन है, अगर साल भर में आपका एम्प्लॉयर आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट देगा तो GST देना होगा एम्प्लॉयर को। 50,000 रुपये तक की वैल्यू का गिफ्ट देगा तब तो कोई GST नहीं लगेगा, 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू का गिफ्ट देगा तो GST चार्ज होगा। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू सेक्शन 15 में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट, उसमें साफ साफ बताया गया है दैट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मालिक नौकर, विल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, इन्हें रिलेटेड पर्सन समझा जाएगा। अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ प्रोविजो, प्रोविजो क्या होता है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू क्लॉज 2 ऑफ शेड्यूल 1 का ही एक्सेप्शन है। गिफ्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, विल अ सप्लाई, इसे सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, एंड विल बी लायबल टू टैक्स, यहाँ पे भी GST लगेगा। हाउएवर एनी गिफ्ट फॉर अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, अगर एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है, विल नॉट क्वालिफाई सप्लाई, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, एंड एज सच विल नॉट बी लायबल टू टैक्स, और यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, जब प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है सामान और बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, या एजेंट प्रिंसिपल को भेज रहा है, इज टैक्सेबल इन एब्सेंस ऑफ कंसेशन, बिना कंसेशन के भी क्या GST लगेगा? बिल्कुल लगेगा। शेड्यूल 1 में आप पढ़ चुके हैं, अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है सामान या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है तो एजेंट प्रिंसिपल को GST में डिफरेंट माना गया है, यानी दोनों को GST नंबर लेना होगा, और जब दोनों एक दूसरे को सप्लाई करेंगे, भले फ्री में भी सप्लाई करेंगे तो भी GST लगेगा। In terms of section 7, read with schedule 1 और schedule 1, following would qualify supply, इन्हें सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई कर रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जहाँ पे एजेंट आगे बेचेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे सामान को। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है सामान, वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड, जहाँ पे एजेंट सामान खरीदेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, पढ़ चुके। कंपोजिट सप्लाई नेचुरल बंडल होती है, इसमें मेन जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उस पर जो रेट होती है उसी रेट से पूरी वैल्यू पे GST चार्ज हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द CGST एक्ट 2017, कंपोजिट सप्लाई मीन सप्लाई कंसिस्टिंग इंक्लूडिंग 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स इसमें इंक्लूड होते हैं, सर्विसेज और बोथ, और एनी कॉम्बिनेशन देर ऑफ, आप उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, विच आर नेचुरली बंडल, जो कि नेचुरली बंडल है, आपने जानबूझ के ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है, एंड सप्लाई इन कंजंक्शन विद ईच अदर, आप एक दूसरे के साथ में बेच रहे हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान, वन ऑफ विच इज़ द प्रिंसिपल सप्लाई, एक मेन सप्लाई माना जाएगा। द इलस्ट्रेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई अपेंडेड टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 इज एज फॉलो, जैसे गुड्स आप भेजते हैं इधर से उधर तो इंश्योरेंस भी कराना होता है, वो कंपोजिट सप्लाई है। गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कंपोजिट सप्लाई, एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ कंपोजिट सप्लाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई, कौन कौन सी सप्लाई आती है? सप्लाई मेड विद कंसेशन, ये तो आएगी। सप्लाई मेड विदाउट कंसेशन भी आती है, अगर वो शेड्यूल 1 में कवर्ड होती है तो बोथ ऑफ द अबव। व्हाट आर द फैक्टर डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, को डिफरेंशिएट कैसे होता है? एक तो नेचर ऑफ बंडलिंग दिखा जाता है कि आपने आर्टिफिशियली बंडल की है, नेचुरल बंडल की है, राइट,
और एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल सप्लाई। और प्रिंसिपल सप्लाई देखा जाता है कि मेन चीज़ क्या है, अगर आर्टिफिशियल नेचुरल बंडल है, प्रिंसिपल सप्लाई है, तो वो कंपोजिट सप्लाई होगा। What would be the tax rate applicable in case of mixed supply पे क्या टैक्स रेट लगते हैं? हमने पढ़ा था मिक्स सप्लाई में जानबूझ के आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, दो या दो से अधिक गुड्स या सर्विसेज का कॉम्बो बना के आप बेच रहे हैं, तो जो हाईएस्ट रेट होती है जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस पे, उसी रेट से आपको जीएसटी देना होता है। द रेट एज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई अट्रैक्टिंग हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। What would be the tax rate applicable का कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई अगर है तो आपने पढ़ा था जिसमें नेचुरली बंडल किया है, जानबूझ के कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, अपने नेचुरली एक के साथ एक चीज़ देनी ही पड़ेगी। तो आपने कंपोजिट सप्लाई की केस में पढ़ा था कि जो मेन सप्लाई है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, उस पर जो रेट है उसी रेट से पूरी सप्लाई पे लगेगा जीएसटी। तो टैक्स रेट एज एप्लीकेबल प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट होगी उसी रेट से पूरी वैल्यू पे लग जाएगा जीएसटी। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नो टैक्स शैल बी लेवाइड। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेविड चार्ज नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी लॉ, यानी बिना कानून बनाए कोई भी टैक्स नहीं ले सकती आपसे गवर्नमेंट। कौन सा आर्टिकल ये बोलता है? आर्टिकल 265 ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि बिना कानून बनाए गवर्नमेंट आपसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकती है। व्हाट आर द टैक्सेस लेविड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, विद इन स्टेट अगर आप सामान बेचते हैं तो कौन से टैक्स लगते हैं आपको पता ही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और अगर यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हैं तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट? इम्पोर्ट करने पे कौन सा टैक्स लगता है? आप पढ़ चुके हैं आईजीएसटी। अगर आप इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट माना जाता है, यानी इंटर स्टेट ट्रीट किया जाता है। और इम्पोर्ट पे हमेशा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, आईजीएसटी चार्ज होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब अंडर यूटीजीएसटी? यूटीजीएसटी यानी जीएसटी में मैक्सिमम रेट क्या है किसी प्रोडक्ट पे? आप पढ़ चुके हैं मैक्सिमम 40% लगता है किसी भी प्रोडक्ट पे, लग सकता है किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी मैक्सिमम 40%, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। और 40% अगर है तो 20% लगेगा सीजीएसटी और 20% लगेगा एसजीएसटी। अगर यूटीजीएसटी है तो 20% लगेगा सीजीएसटी और 20% लगेगा यूटीजीएसटी। और अगर आईजीएसटी है तो 40% लगेगा। तो यहाँ पे यूटीजीएसटी की मैक्सिमम रेट पूछिए तो आपका आंसर होगा 20%। आई होप आपको सेकंड चैप्टर तक क्लियर हो गया होगा। अब हम कल से थर्ड चैप्टर आपका रिवाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे जीएसटी में। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट पूछना है जीएसटी में आपके एग्जाम से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।